हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवी एक्सप्लेन फैक्ट्री चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार प्रभास की लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म राजा साहब की पूरी कहानी, जहां डर, हंसी, रहस्य और रोमांस सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। एक ऐसा राज जो मौत के बाद भी जिंदा है, एक ऐसा दादा जो खजाने के लिए भूत बन चुका है और एक पोता जो हर हाल में सच सामने लाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी हर सीन के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजा साहब की पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होते ही हमें एक मॉर्चुरी वैन दिखाई देती है। ये एक खास गाड़ी होती है जिसका इस्तेमाल लावारिस लाशों को पोस्टमार्टम रूम या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इस वैन का ड्राइवर रास्ते में खाना खाने के लिए एक ढाबे के पास गाड़ी रोक देता है। जैसे ही ड्राइवर वैन से उतरता है, हम उसके हाथ में किसी की अस्थियां देखते हैं। वो ढाबे के अंदर जाकर उन अस्थियों को टेबल पर रख देता है। इसे देखकर वहाँ काम करने वाला एक आदमी सोचता है कि ड्राइवर बाहर से खाना लाकर यहाँ खा रहा है। वो उसे मना करता है कि यहाँ बाहर का खाना लाकर नहीं खा सकते। इस पर ड्राइवर हंसते हुए कहता है कि तुम जिसे खाना समझ रहे हो दरअसल वो अस्थियां हैं। इसके बाद ड्राइवर अपनी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकालता है और कहता है कि ये नोट उसे इसी लवारिस लाश की जेब से मिला है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट ड्राइवर के हाथ से छूटकर उड़ता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है। ड्राइवर बिना सोचे समझे उस नोट का पीछा करते हुए जंगल में घुस जाता है, जबकि उस जंगल में जाना मना था और वहाँ साफ साफ डेंजर जोन का बोर्ड भी लगा हुआ था, जिसे ड्राइवर ने देखा ही नहीं था। थोड़ा अंदर जाने पर उसे नोट दिखाई देता है। वो उसके ऊपर एक डंडा रख देता है ताकि नोट फिर से उड़ न जाए, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह वो डंडा रख रहा है वो दरअसल एक मगरमच्छ की पीठ है। मगरमच्छ सोया हुआ था और डंडा रखते ही वो जाग जाता है और ड्राइवर पर हमला कर देता है। डर के मारे ड्राइवर वहां से भागता हुआ जंगल के और अंदर चला जाता है। तभी उसे वहां एक पुराना और वीरान बंगला दिखाई देता है, जहां वो जाकर छुप जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं मगरमच्छ उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसी दौरान वो 500 रुपए का नोट भी उड़ता हुआ उसी बंगले के अंदर पहुंच जाता है। ड्राइवर भी मजबूरी में बंगले के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि चारों तरफ अजीब अजीब, डरावनी और हिप्नोटाइज करने वाली चीजें रखी हुई हैं। तभी वहाँ मौजूद एक सिंहासन जैसी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जो किसी भूत की आवाज होती है। डरते हुए ड्राइवर कहता है कि वो जानबूझकर यहाँ नहीं आया है, वो तो बस अपना नोट लेने आया था। इस पर भूत जवाब देता है, किसने कहा कि वो नोट तुम्हारा है? भूत ड्राइवर से कहता है कि उस लाश के साथ जो जो चीजें उसने चुराई हैं सब नीचे रख दे। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्राइवर ने उस लाश से काफी सारा सामान चुराया था। वो सारी चीजें निकालकर नीचे रख देता है और जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए मुड़ता है, तभी उसके सामने एक सिरकटा भूत खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो भूत ड्राइवर का सिर काट देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि ड्राइवर जिस लाश की अस्थियां और सामान लेकर जा रहा था वो दरअसल इसी भूत का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक गुंडा दिखाई देता है जो एक लड़की को छेड़ रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसके मुंह पर रुमाल बंधा होता है। वो उस गुंडे को जमकर सबक सिखाता है। दरअसल यही लड़का इस मूवी का हीरो प्रभास होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत किसी को ढूंढती हुई इधर उधर भटक रही होती है। तभी वहाँ हीरो आता है और पूछता है कि वो किसे ढूंढ रही है। बूढ़ी औरत जवाब देती है, तुझे ही तो ढूंढ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत हीरो की दादी हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है। दादी कहती हैं कि वो हीरो से कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा। इसी बात पर हीरो गुस्से में बोल पड़ता है, याद करो, गैस बंद करना भूल गई, घर में चोर आ गया, दादाजी मिल गए या दादाजी मर गए। जैसे ही दादाजी के मरने की बात होती है, दादी बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद दादी ठीक हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो दादाजी की फोटो को देखकर खोई खोई सी बैठी हैं। तभी हीरो बैग लेकर आता है, दादी को उनकी दवाइयाँ देता है और कहता है कि अब बस खाना खाओ, दवा लो और दादाजी की फोटो देखते रहो। वो साफ कह देता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा और जाने लगता है। तभी दादी उसे रोककर पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा? ये सुनकर हीरो रोते हुए इतने भावुक और भारी डायलॉग बोलता है कि दादी कसम खा लेती हैं कि अब वो कभी भी दादाजी को याद नहीं करेंगी और ना ही उन्हें ढूंढेंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि दादी वो कसम भी भूल जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हीरो के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। दादी बताती हैं कि हीरो के दादा कहीं खो गए थे और वो अब भी जिंदा हैं। हीरो ने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक अपने दादा का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। इसी वजह से हीरो ने दादी को दादाजी की याद भुलाने के लिए ये सारा नाटक किया था, लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। इसी बीच दादी एक बड़ा राज खोलती हैं कि उनका संबंध एक राजघराने से है, लेकिन हीरो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो बचपन से ये सब कहानियां सुनता आ रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो का एक दोस्त करीम उसके घर आता है। करीम अपनी शादी की खुशखबरी लेकर आता है और हीरो को लड़की की फोटो भी दिखाता है। जैसे ही हीरो उस फोटो को देखता है, उसकी नजर फोटो के एक कोने पर खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। ये आदमी बिल्कुल उसके दादा जैसा दिखता है। कंफर्म करने के लिए हीरो वो फोटो अपनी दादी को दिखाता है और पूछता है कि क्या सच में ये वही दादा हैं या कोई और। दादी फोटो देखते ही कह देती हैं कि ये वही उसके दादा हैं। इसके बाद हीरो करीम से पूछता है कि ये फोटो कहाँ ली गई थी। करीम बताता है कि ये फोटो हैदराबाद के चार मीनार के पास खींची गई थी।
ये सुनते ही हीरो को याद आता है कि चारमीनार के इलाके में उसका मनकू मामा रहता है जो कि पुलिस में है। हीरो तुरंत अपने मामा को फोन करता है और पूरे मामले के बारे में बताता है। मामा कहता है कि हीरो के दादा बहुत साल पहले लापता हुए थे और अगर अब उन्हें ढूंढना है तो पुलिस को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हीरो बिना देर किए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान हीरो के पास एक लड़की खड़ी होती है जो उसे बहुत प्यार करती है। हीरो उससे मदद मांगता है और फिर हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। हैदराबाद पहुंचते ही हीरो की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से होती है जो उसी के गांव का रहने वाला निकलता है। हीरो उसके ऑटो में बैठकर पुलिस स्टेशन जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक ईसाई लड़की पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है। उस वक्त कई नन्स प्रार्थना करते हुए चर्च की ओर जा रही होती हैं। हीरो उसी लड़की को देखते देखते चर्च के अंदर जाकर बैठ जाता है। यहीं पर वो लड़की उसे पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर बैठ जाती है। वो बच्ची समझ जाती है कि हीरो यहाँ नया है और पहले कभी चर्च नहीं आया। वो हीरो से एक के बाद एक सवाल पूछने लगती है जिससे हीरो परेशान हो जाता है। आखिरकार हीरो बोल देता है कि वो यहाँ उस लड़की के लिए आया है और उससे मदद भी चाहता है। ये सुनते ही बच्ची सबके सामने जोर से बोल देती है, स्टेला दीदी ये आपसे प्यार करता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल बच्ची ने गलती से गलत लड़की का नाम ले लिया था। हीरो जिसे पसंद करता था उसका नाम बेसी होता है, जबकि स्टेला कोई और लड़की होती है। स्टेला को लगता है कि शायद ये वही सीनू होगा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। डर के मारे हीरो भी अपना चेहरा छुपा लेता है। स्टेला बेसी से कहती है कि शायद यही सीनू है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ चर्च के फादर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ और वो लड़का कौन है। बेसी बात को संभालते हुए कहती है कि वो लड़का बस प्यार के गीतों की बातें कर रहा था। इसी बीच एक नन वहाँ आती है और उस बच्ची से कहती है, लिली चलो, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर नन उस बच्ची यानी लिली को वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद स्टेला वहाँ से जाने लगती है। हीरो उसे रोककर पूछता है कि उस बच्ची को क्या हुआ है। स्टेला बताती है कि लिली को दिल की बीमारी है और उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। इसी वजह से चर्च में फंड इकट्ठा किया जा रहा है। स्टेला कहती है कि अगर इस हफ्ते तक पूरा फंड जमा नहीं हुआ तो शायद लिली जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सब सुनकर हीरो का दिल पिघल जाता है और वो अपने पैसों में से 3 लाख रुपए दान कर देता है। डोनेशन के बाद स्टेला हीरो से उसका नाम और पता पूछती है ताकि रसीद बना सके, लेकिन हीरो रसीद लेने से मना कर देता है और सिर्फ एक फोटो खींचने को कहता है। स्टेला हीरो की फोटो ले लेती है। बाद में स्टेला ये बात बेसी को बताती है कि एक अनजान लड़के ने 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया और रसीद लेने से भी मना कर दिया, बस फोटो खिंचवाने को कहा। ये सुनकर बेसी हीरो के काम से काफी इंप्रेस हो जाती है और स्टेला से उसकी फोटो मांगती है। फोटो देखने के बाद बेसी हीरो को बड़े ध्यान से देखने लगती है। स्टेला उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों देख रही है, तो बेसी जवाब देती है, तुम नहीं समझोगी। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। यहाँ हीरो का मामा उसे एक बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलवाता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि मामला क्या है। हीरो बताता है कि ये कहानी उसके पैदा होने से भी पहले की है और ये सब उसने अपनी दादी से सुना है। इसके साथ ही वो कुछ पुरानी फोटो भी दिखाता है जिनमें एक आदमी गंगा राजू नाम का होता है। हीरो बताता है कि उसकी दादी राजघराने से थी और गंगा राजू उसके दादा के यहाँ काम करता था। एक दिन गंगा राजू महल का सारा खजाना लेकर भाग गया। उसके दादा उसे ढूंढने के लिए घर से निकले लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। दादाजी के गम में दादी बीमार पड़ गई और आज तक उन्हें ढूंढती फिर रही है। ये सब सुनने के बाद ऑफिसर कहता है कि वो सभी पुलिस स्टेशनों में हीरो के दादा की फोटो भेज देगा और अगर कोई जानकारी मिली तो तुरंत खबर करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझ में नहीं आती। हीरो घर से 5 लाख रुपए लेकर आया था जिनमें से 3 लाख वो चर्च में दान कर चुका है। अब उसके पास सिर्फ 2 लाख बचे हैं, फिर भी पुलिस इतनी आसानी से मान जाती है। ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन आगे देखते हैं, शायद आगे चलकर इसका भी कोई राज खुलने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेसी, जो अब पूरी तरह हीरो के प्यार में पड़ चुकी है, उसे ढूंढ रही होती है। वो अपनी ये बात स्टेला को बताती है। इस पर स्टेला उसे समझाती है कि वो तो नन बनने वाली है और एक नन के लिए बॉयफ्रेंड रखना मना है। बेसी कहती है कि शायद यही यीशु की भी इच्छा होगी, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है, वो अनाथ है। इसी वजह से उसने नन बनने का फैसला किया था, लेकिन अब पहली बार उसे किसी से अपनापन महसूस हो रहा है। इस पर स्टेला कहती है कि अगर ऐसा है तो एक आखिरी मौका दे। अगर वो लड़का कल चर्च आया तो समझ लेना कि यीशु भी यही चाहते हैं, और अगर वो नहीं आया तो उसे हमेशा के लिए भूल जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि हीरो बड़े ही स्टाइल में चर्च में एंट्री करता है। साफ लग रहा होता है कि शायद आज वो बेसी को प्रपोज करने वाला है। वो जैसे ही अंदर जाकर फादर से बात करना चाहता है, फादर उसे कन्फेशन रूम की ओर इशारा करके वहां जाने को कह देता है। हीरो कन्फेशन रूम में जाता है और वहीं हम देखते हैं कि अंदर बेसी पहले से मौजूद है। जैसे ही बेसी बोलती है, बताओ क्या कन्फेशन करना है, हीरो उसकी आवाज से शक करने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं। कन्फेशन रूम के बीच में पर्दा लगा होता है। हीरो पर्दा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसी उसके हाथ पर स्केल मारकर उसे रोक देती है। इसके बाद हीरो कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन उसने अभी तक उससे अपने दिल की बात नहीं कही है। वो कहता है कि मिलने के बाद सब कुछ बता देगा। ये सुनकर बेसी उसके लिए प्रार्थना करती है। जैसे ही वो अपने हाथ उसके सिर पर रखती है,
उसी पल हीरो उसे देख लेता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन इस पल में भी वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हीरो के मामा उसे डांट रहे हैं क्योंकि वो बस स्टैंड से सीधे पुलिस स्टेशन आने की बजाय चर्च क्यों गया और वहाँ पैसे क्यों दिए। यहाँ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद बाकी के पैसे भी मामा ने दिए होंगे। तभी हीरो के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल बेसी की होती है। यहीं पर हमें हीरो का नाम पता चलता है कि उसका नाम राजू है। बेसी राजू से कहती है कि वो उसके दादा पर केस करने वाली है। ये सुनकर राजू पूरी तरह चौंक जाता है। बेसी बताती है कि वो चर्च का वो पैसा जो एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए इकट्ठा किया गया था, अस्पताल में जमा करने गई थी। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए उसने एक आदमी से मदद मांगी, लेकिन उस आदमी ने बेसी को हिप्नोटाइज कर दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। जब बेसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो उसे पता चला कि वो आदमी किसी राजू के दादा का है। वहीं उसे पुलिस स्टेशन से राजू का नंबर मिल गया। इसके बाद राजू अपनी दादी को फोन करता है और पूछता है कि क्या दादाजी कभी चोरी डकैती करते थे। दादी साफ साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो तो एक महान राजा थे जो जरूरतमंदों पर अपना सारा धन लुटा देते थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसकी शक्ल गंगा राजू से मिलती जुलती होती है। राजू पहले ही पुलिस को उसकी फोटो दिखा चुका होता है। इसके बाद अगला सीन एक कैफे का है जहाँ राजू और उसका मामा बैठे होते हैं। तभी बेसी का फोन आता है। वो कहती है कि अगर राजू अपने दादा को केस से बचाना चाहता है तो उसे 10 मिनट में मिलने आना होगा और वहाँ 3 लाख रुपए देने होंगे। फोन करते ही मामा के पास उनके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। यहाँ खुलासा होता है कि राजू ने पूरे 5 लाख नहीं दिए थे बल्कि सिर्फ 2 लाख रुपए ही दिए थे। ऑफिसर मामा को धमकी देता है कि अगर 5 मिनट में 3 लाख रुपए नहीं मिले तो वो मामा को किडनैप करके बुरी तरह पिटवाएगा। अब दोनों पर बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है। 10 मिनट में 3-3 लाख यानी कुल 6 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तभी वहाँ एक लड़की एंट्री करती है जिसके हाथ में एक बैग होता है। उस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए होते हैं। उस लड़की का नाम भैरवी होता है और ये पैसे राजू के दादाजी के लिए होते हैं। दरअसल बहुत साल पहले राजू के दादाजी ने भैरवी के नानाजी को पैसे देकर मदद की थी। भैरवी अपने नानाजी के कहने पर ये पैसा लौटाने आई होती है। वो राजू के गाँव भी गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि राजू अपने दादाजी को ढूंढने हैदराबाद आया है तो वो भी वहीं पहुंच जाती है। राजू इस पैसे को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन भैरवी साफ साफ कहती है कि ये पैसा सिर्फ राजू के दादाजी का है, राजू का इस पर कोई हक नहीं है। तभी अचानक एक लड़का उस बैग को छीनकर भाग जाता है। राजू उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो लड़का अपने गैंग तक पहुंच जाता है, लेकिन राजू हार नहीं मानता। राजू अकेले ही उन सब गुंडों से जबरदस्त फाइट करता है और आखिरकार बैग वापस ले आता है। ये सब देखकर भैरवी इंप्रेस हो जाती है और राजू को गले लगा लेती है, क्योंकि उसके नानाजी ने जो पैसा दिया था और जिसे देने की जिम्मेदारी उसे मिली थी वो अब तक इसे सही इंसान के हाथ में नहीं पहुंचा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा गलत फहमी वाला मोड़ आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ से कई सारी नन्स गुजर रही होती हैं और उन्हीं के बीच बेसी भी होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है राजू और भैरवी को गले लगाते हुए। ये देखकर बेसी वहीं रुक जाती है। उसे स्टेला की वो बात याद आ जाती है जिसमें उसने कहा था कि एक नन के लिए लड़के अलाउ नहीं होते, लेकिन बेसी ने खुद कहा था कि शायद यीशु ही उसे मिलाना चाहते हैं। अब ये सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। राजू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बेसी उसे देख चुकी है। उसे ये भी नहीं पता होता कि जिससे वो प्यार करता है वही बेसी भी है। इसके बाद राजू भैरवी को खुद से अलग करता है और मजाकिया लहजे में कहता है, थैंक यू दूर से भी बोला जा सकता है, गले मिलने की क्या जरूरत थी, मेरी एंजल देख लेगी तो बुरा मान जाएगी। यहीं पास में उसका दोस्त वही ऑटो वाला ये सब सुन लेता है। वो पास खड़ी एक नन से पूछ बैठता है कि क्या नन्स को प्यार शादी विवाह की इजाजत होती है या नहीं। नन जवाब देती है कि वो लोग नन्स हैं और सिर्फ यीशु की सेवा करती हैं, उनके लिए बाकी सब चीजें मना है। ये सुनते ही राजू का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे ये सच्चाई पहले कभी पता ही नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजू, उसका मामा और ऑटो वाला साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। राजू पूरी तरह नशे में डूब चुका होता है और बेसी को याद करके रो रहा होता है। मामा उसे समझाकर सोने भेजना चाहते हैं, लेकिन राजू उल्टा उन्हें ही थप्पड़ मार देता है। फिर गुस्से में ऑटो वाले को भी मार देता है, क्योंकि उस दिन अगर उस ऑटो वाले ने ऑटो नहीं रोका होता तो शायद राजू उस लड़की को नहीं देखता और प्यार भी नहीं होता। इसी दौरान वहाँ भैरवी भी आ जाती है, लेकिन राजू इतना नशे में होता है कि उसे भैरवी में भी बेसी दिखाई देने लगती है। वो उसे बेसी समझकर नशे की हालत में ही प्रपोज कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि भैरवी फोन पर अपने नाना से बात कर रही होती है। यहीं पर खुलासा होता है कि उसका नाना और कोई नहीं बल्कि गंगा राजू ही है, जिसे हम पहले पुलिस स्टेशन में देख चुके हैं। भैरवी गंगा राजू से कहती है कि उसे राजू से प्यार हो गया है और उसे उसकी मदद चाहिए। ये सुनते ही गंगा राजू गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। इसी बीच राजू को गांव से अनीता का फोन आता है। अनीता वही लड़की है जो राजू से गांव में प्यार करती है। वो बताती है कि दादी कहीं चली गई हैं और उन्होंने कहा था कि दादाजी सपने में आकर उनसे कुछ कह कर गए हैं। ट्रैवल एजेंसी से पता चलता है कि दादी किसी पल्ली नाम की जगह पर उतरी हैं। ये सुनते ही राजू भैरवी के साथ दादी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में राजू की नजर सड़क किनारे पड़े एक बैग पर पड़ती है। वो भैरवी से गाड़ी रोकने को कहता है और जैसे ही बैग देखता है पहचान जाता है कि ये उसकी दादी का है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दादी आसपास ही कहीं है। आगे एक जगह हम देखते हैं कि कुछ गुंडे दादी को पकड़कर उनके गहने उतार रहे होते हैं। भैरवी बिना डरे उन गुंडों से भिड़ जाती है और जबरदस्त फाइट करने लगती है। राजू आराम से एक तरफ बैठकर ये सब देखता रहता है, क्योंकि भैरवी अकेले ही गुंडों पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन जब सारे गुंडे मिलकर भैरवी पर हमला कर देते हैं तब भैरवी राजू से मदद मांगती है।
तभी राजू यहाँ पर एक मस्त डायलॉग मारता है, तुम्हें यहाँ कदम रखते ही ये डायलॉग बोलना चाहिए था, मतलब यहाँ प्रभास है और फाइट एक लड़की करेगी। दोस्तों मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद राजू भी मैदान में उतरता है, सारे गुंडों को पीटता है और आखिरकार दादी को बचा लेता है। इसके बाद भैरवी दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। दादी पूछती है कि वो कौन है। भैरवी साफ साफ कह देती है कि वो राजू से प्यार करती है। पहले तो राजू शॉक में आ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि चर्च वाली लड़की तो नन बनने वाली थी। इसके बाद राजू दादी को डांटने लगता है कि वो बिना बताए यहाँ क्यों चली आई। तब दादी भावुक होकर बताती है कि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और अब वो लोगों को भूलने लगी हैं। दादी कहती हैं कि उन्हें डर है कि कहीं वो राजू को भी ना भूल जाएं। ये सुनकर राजू दादी को गले लगाता है और वादा करता है कि अगर वो 2 दिन में दादाजी को नहीं ढूंढ पाया तो वो खुद को उनका पोता कहलाने के लायक नहीं समझेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजू, भैरवी और दादी उस पुलिस वाले से मिलने जा रहे होते हैं जिसे राजू पहले 2 लाख रुपए दे चुका था। रास्ते में राजू की नजर सामने लगे एक शीशे पर पड़ती है जिसमें उसे गंगा राजू दिखाई देता है। जैसे ही गंगा राजू को पता चलता है कि राजू ने उसे देख लिया है, वो वहां से भागने लगता है। राजू उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। गुस्से में राजू गंगा राजू को बुरी तरह पीटने लगता है। गंगा राजू चिल्लाकर कहता है कि राजू ने जो भी बातें सुनी है सब गलत हैं, लेकिन राजू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तभी भैरवी वहां पहुंच जाती है और राजू को बताती है कि गंगा राजू उसका नाना है। इसके बाद गंगा राजू एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि राजू की दादी असल में देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि महारानी गंगा देवी गरीबों को खाना बांट रही होती हैं। तभी वहाँ एक गरीब आदमी आता है, कनक राजू। वो भूखा होता है और सीधे महारानी के हाथ से खाना खाने लगता है। ये देखकर गंगा राजू गुस्से में सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है। सैनिक यहाँ उसे बुरी तरह मारते हैं, लेकिन महारानी सोचती हैं कि शायद वो भूखा है और सैनिकों को उसे छोड़ देने का आदेश देती हैं। यहीं से कनक राजू के मन में जहर भर जाता है। वो सोचता है, मैंने उसे छुआ तो मुझे सबने मिलकर मारा, लेकिन अगर ये मुझे छू ले तो कोई भी कुछ भी नहीं करेगा और मैं इस पूरे साम्राज्य का मालिक बन सकता हूँ। पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। यहीं से शुरू होती है असली साजिश। इसी सोच के साथ कनक राजू एक खूंखार तांत्रिक के पास जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसका घोड़ा अचानक मर जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि ये जगह साधारण नहीं है। कनक राजू तांत्रिक से कहता है कि उसे एक औरत को अपने वश में करना है। उसका कहना होता है, बस मेरे एक इशारे पर उसका दिमाग चले, मुझे धन दौलत सोना चांदी सब कुछ चाहिए। वहाँ मौजूद एक औरत उसे चेतावनी देती है कि वो जिस बैरागी तांत्रिक से बात कर रहा है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसके लिए उसे खून बहाना पड़ेगा, वो भी अपना खुद का। ये सुनते ही कनक राजू बिना झिझके अपना एक हाथ काट देता है। कनक राजू की ये दीवानगी देखकर तांत्रिक मान जाता है और उसे काली तांत्रिक क्रियाएं सिखाता है और उसका हाथ भी जोड़ देता है। अंत में तांत्रिक उसे एक फल देता है और कहता है, ये फल खिलाते ही वो औरत पूरी तरह तेरे वश में आ जाएगी। इसके बाद कनक राजू महल पहुंचता है। अपने मंत्रों से वो पूरे महल के सैनिकों को बेहोश कर देता है और फिर गंगा देवी को बुलाता है। मंत्रों के असर से गंगा देवी बेबस होकर उसके पास दौड़ी चली आती हैं। कनक राजू वो फल गंगा देवी को खिला देता है और उसके बाद गंगा देवी पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कनक राजू धीरे धीरे पूरे महल का खजाना गायब कर देता है। एक दिन वो चालाकी से गंगा राजू को खजाने की चाबी देता है, सारा इल्जाम उसी पर डालता है और खुद हमेशा के लिए वहां से फरार हो जाता है। कुछ समय बाद गंगा देवी के अपने ही लोग उनके गलत फैसलों के लिए उन्हें महल से निकाल देते हैं। मजबूरी में गंगा देवी अपने बच्चे को लेकर दूर चली जाती हैं और एक साधारण औरत की तरह जिंदगी जीने लगती हैं। सालों बाद गंगा देवी का बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, लेकिन कुछ समय बाद बेटा और बहू दोनों की मौत हो जाती है और उनका बच्चा यानी राजू दादी के पास रह जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में लौटते ही गंगा राजू की पूरी कहानी सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दादी को फोन करता है, थोड़ी देर बात करता है और फिर कॉल काटने के बाद भैरवी से कहता है, चलो चाहे जो हो जाए दादाजी को ढूंढना ही होगा। मैं उन्हें दादी के कदमों में लाकर खड़ा करूंगा। मैंने वादा किया है, उनके पापों का पाई पाई हिसाब लूंगा। इसके बाद गंगा राजू बताता है कि उसे किसी से पता चला है कि कनक राजू अब नरसापुर फॉरेस्ट में है। वो खुद भी पहले वहाँ खोजने गया था, लेकिन कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कहीं न कहीं वो वहाँ पर जरूर है। इसके बाद राजू, उसका मामा, भैरवी और ऑटो वाला ये चारों नरसापुर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक पुराना और डरावना बंगला दिखाई देता है। वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहीं पर हमें वो ड्राइवर फिर से दिखाई देता है जिसे हम मूवी के पहले सीन में देख चुके थे। वो अब तक जिंदा था, लेकिन तांत्रिक शक्तियों से बांधा गया था। उसे बस ये भ्रम दिया गया था कि वो मर चुका है। जैसे ही ये लोग बंगले में घुसते हैं, ड्राइवर को होश आ जाता है। राजू वहाँ अपने दादा की फोटो देखकर समझ जाता है कि उसका दादा यहीं कहीं है। वो कमरे दर कमरे ढूंढते हुए आखिरकार एक खजाने वाले कमरे तक पहुँच जाता है। जैसे ही राजू खजाने को छूने वाला होता है, तभी ड्राइवर वहां पर आकर उसे रोक देता है। ड्राइवर बताता है कि राजू के दादाजी की मौत एक सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई थी। उनका कोई भी परिवार से मिलने नहीं आया।
इसलिए अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उसी ड्राइवर को दी गई थी। इसी दौरान उसे दादाजी के सामान में वो 500 रुपए का नोट मिला। अंतिम संस्कार के बाद ड्राइवर को लगा कि शायद कभी न कभी परिवार वाले उन्हें ढूंढने आए, इसलिए उसने अस्थियां पानी में बहाने के बजाय अपने पास रख ली ताकि उसे कुछ पैसा मिल सके। ढाबे वाला सीन और जंगल तक पहुंचना, ये सब राजू के दादाजी की आत्मा की चाल थी। वो मरने के बाद भी वहीं मौजूद थे। ये सब सुनने के बाद राजू गुस्से में कहता है, ये सारा खजाना मेरी दादी का है और मैं उनका वारिस हूँ। इतना कहकर वो सबको खजाना उठाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही खजाना उठाया जाता है वहाँ अचानक दादाजी की वसीयत उड़ती हुई सामने आ जाती है। एक टेप रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है जिसमें आवाज आती है, ये पूरी संपत्ति सिर्फ कनक राजू की है, कोई और इस पर हक जताने की कोशिश करेगा तो जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। यहीं पर राजू समझ जाता है कि उसके दादाजी की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। राजू अपने दादा को बोलता है कि मरने के बाद भी इतनी अकड़ दिखाओगे तो मैं तो जिंदा हूँ, सोचो मुझ में कितनी अकड़ होगी। मैं इतनी दूर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, ये मेरी दादी की संपत्ति है और मैं इसे लेकर जाऊंगा, अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। इसके बाद अचानक दादा की अस्थियों का मटका अपने आप फूट जाता है। उसी मटके से दादा की रूह निकलती है और सीधा राजू के सामने आ जाती है। दादा की आत्मा राजू से कहती है, राजा साहब तू यहाँ खुद नहीं आया है, तुझे यहाँ लाने वाला मैं हूँ। वो आगे बताता है कि उसकी मौत के 3 दिन बाद उसने दादी की परछाई को छुआ था और दादी को हैदराबाद लाने वाला भी वही था। दादा कहता है कि वो ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए कर रहा है ताकि आने वाली अमावस्या की रात वो अपना मकसद पूरा कर सके। ये सब सुनते ही राजू डर जाता है और वहाँ से भागने के लिए दरवाजा ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दादा ने सारे दरवाजे गायब कर दिए हैं। तभी मामा बताता है कि जब वो लोग यहाँ आए थे तो उसने एक बाहर जाने का रास्ता देखा था। सभी लोग उस दिशा में भागते हैं, लेकिन अचानक वहाँ बिना पटरी की एक ट्रेन आ जाती है। अब राजू समझ जाता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। दादा ने अपने मंत्रों से बंगले के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी इस समय राजू की एक मौसी के घर पे है। रात को दादी सो रही होती है, तभी दादा की आत्मा वहाँ पहुँचती है और मंत्रों के जरिए दादी को सपना दिखाती है। दादा दादी से कहता है कि वो कुछ दिनों में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने वाला है, इसलिए आने वाली अमावस्या की रात दादी को उसके पास आना होगा। अगले दिन दादी ये सारी बात वीडियो कॉल पर राजू को बता देती है। दादी को ज्यादा परेशान न देखकर राजू उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ एक सपना है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद राजू कहता है कि दादा अभी मौसी के गाँव में है और वहाँ से आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसी 1 घंटे में वो सारा खजाना लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग खजाने वाले कमरे में जाते हैं वहाँ खजाने की जगह खुद को श्मशान घाट में पाते हैं। ड्राइवर डरते हुए बताता है कि ये वही श्मशान है जहाँ दादा का अंतिम संस्कार हुआ था। तभी वहाँ एक लाश जल रही होती है और अचानक वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है और सबको अपनी ओर बुलाने लगती है। जब सब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो लाश दादा की ही है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन फिर से सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। इस बार ऑटो वाला रस्सी की मदद से गेट के उस पार जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे करंट शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी करंट वायर नहीं होता। अब साफ हो जाता है कि दादा ने पूरे बंगले को अपने तांत्रिक मंत्रों से बांध रखा है। यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। बेसी राजू के फोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। ये पहली बार होता है जब वो राजू को आमने सामने देखती है। बेसी को देखकर लगता है कि राजू ने तो यहाँ अपना घर ही बसा लिया है। राजू बेसी को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन बेसी साफ कहती है कि वो यहाँ राजू के दादा से अपने पैसे मांगने आई है जो दादा ने बैंक से चुराए थे। बेसी के साथ एक आदमी भी होता है जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस खुद को लड़कियों का मसीहा बताता है। राजू बेसी से पूछता है कि वो तो नन बनने वाली थी, फिर आज अलग कपड़ों में क्यों है। बेसी बताती है कि वो अभी तक नन नहीं बनी है। फिर राजू मजाक में पूछता है कि क्या नन बनने वालों को प्यार शादी करने की इजाजत होती है। बेसी कहती है कि वो शादी भी कर सकती है। ये सुनकर राजू के दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है। राजू सबको बताता है कि उसका दादा मर चुका है और उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, लेकिन बेसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और ग्रेस के साथ खजाने वाले कमरे में चली जाती है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खजाना देखकर दोनों पागल हो जाते हैं। मजाक मजाक में ग्रेस वहाँ के गहने पहन लेता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। बेसी उसे ढूंढते ढूंढते एक कब्र तक पहुँचती है जहाँ ग्रेस पड़ा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ एक भयानक भूत आ जाता है और बेसी को डराने लगता है। बेसी जान बचाकर भागती हुई बाहर आती है और राजू को बताती है कि ग्रेस मर गया है, लेकिन तभी ग्रेस भी डरता हुआ बाहर आ जाता है और कहता है कि वो जिंदा है, एक भूत उसे डरा रहा है। इसके बाद भैरवी को राजू पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं राजू फिर से बेसी से प्यार तो नहीं करने लगा। भैरवी ये बात राजू से पूछती है, लेकिन राजू मना कर देता है। असल में राजू पहले से ही बेसी से प्यार करता था, लेकिन जिस दिन उसे पता चला था कि नन लोग प्यार और शादी नहीं करते, उस दिन उसने खुद को पीछे हटा लिया था। अब जब उसे पता चला कि बेसी अभी नन नहीं बनी है और वो शादी भी कर सकती है, तो राजू का प्यार फिर से जाग उठता है। यहीं से कहानी में हॉरर के साथ साथ लव ट्रायंगल भी शुरू हो जाता है। इसके बाद राजू बेसी को पूरा सच बता देता है और कहता है कि वो जल्द ही भैरवी को भी सब कुछ बता देगा। ये सुनकर बेसी बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार राजू के प्यार को स्वीकार कर लेती है। भैरवी को पहले से पता था कि राजू किसी नन से प्यार करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही नन बेसी ही है। इसी शक के चलते वो बेसी को एक कमरे में ले जाकर उससे सवाल करने लगती है। राजू डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भैरवी को कुछ पता चले, इसलिए वो एक चाल चलता है। वो दादा की कुर्सी पर बैठ जाता है और दादा बनने
की एक्टिंग करने लगता है। इस प्लान के बारे में उसने पहले ही ग्रेस को बता दिया था ताकि वो सही समय पर बेसी और भैरवी को बुला सके, और वो लोग आ भी जाते हैं। बेसी को लगा कि शायद राजू पर दादा का भूत आ गया है, लेकिन भैरवी को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि राजू ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसका सच सामने न आ जाए। तभी दादी का फोन आता है। दादी बताती है कि उनके दादा सपने में आए थे, लेकिन उसी पल सच में दादा की आत्मा राजू के शरीर में आ जाती है। दादा दादी से कहता है, सपने में नहीं, मैं सच में आया था, तेरा पति अब मर जाएगा। इसके बाद वो सबको धमकी देता है कि अमावस्या के दिन वो सबको मार देगा। नेक्स्ट सीन में राजू दादी से बात करता है और कहता है कि दादी के बार बार फोन करने की वजह से वो तंग हो गया था, इसीलिए वो मजाक किया था। दादा बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ही उन्हें घर ले आएगा। फोन रखने के बाद राजू सबको साफ साफ कह देता है कि अब इस दादा का कुछ करना ही पड़ेगा। वो पूछता है कि क्या किसी को कोई तांत्रिक या भूत पकड़ने वाला पता है। तभी बेसी एक नाम लेती है, डॉक्टर पद्म भूषण का। कुछ देर बाद डॉक्टर पद्म भूषण बंगले में पहुंचते हैं। वो पूरा बंगला देखते हैं और एक कमरे की ओर इशारा करके कहते हैं कि इस कमरे को बिल्कुल मत खोलना। वो ये भी बताते हैं कि कनक राजू सिर्फ तांत्रिक ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोटिस्ट भी था, जो लोगों के दिमाग से खेलना जानता है। राजू पूछता है कि क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा। पद्म भूषण कहते हैं कि अगर सब लोग मिलकर अपने दिमाग में एक ही दुनिया बना लें तो शायद दादा का असर तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। सबको समझाने के लिए पद्म भूषण राजू को हिप्नोटाइज करने का फैसला करते हैं। वो राजू से पूछते हैं कि वो कहाँ जाना चाहता है। राजू जवाब देता है, समंदर के किनारे। पद्म भूषण राजू को हिप्नोटाइज करते हैं और उसे उसकी सोच में समंदर के किनारे पहुंचा देते हैं, लेकिन तभी दादा फिर से अपना खेल शुरू कर देता है और राजू को खींचकर वापस बंगले के अंदर ले आता है। राजू एक कमरे में पहुंच जाता है जहां एक कुआं होता है। उसी कुएं के पास दादा बैठकर लोगों के सिर काट रहे होते हैं। डर के मारे राजू की आंख खुल जाती है और वो पद्म भूषण को सब कुछ बता देता है। पद्म भूषण उस कमरे के बारे में पूछते हैं और सब लोग मिलकर वहां पहुंचते हैं। वहां सच में एक कुआं होता है और उसमें रस्सी भी बंधी होती है। पद्म भूषण रस्सी खींचने को कहते हैं। सब मिलकर रस्सी खींचते हैं और बाहर निकलती है कुछ लाशें जिनके सिर गायब होते हैं। ये देखकर सब लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पद्म भूषण वहीं रुक जाते हैं। तभी दादा की आत्मा उनके सामने आ जाती है और उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। पद्म भूषण पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन दादा के सामने वो टिक नहीं पाते और खुद हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हालांकि दादा उन्हें मारता नहीं है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पद्म भूषण बाहर आकर राजू को बताते हैं कि उसका दादा बेहद ताकतवर है। वो ये भी कहते हैं कि अगर 7 चक्रों को एक्टिवेट किया जा सके तो शायद दादा का सामना किया जा सकता है। इतना कहते ही जैसे ही पद्म भूषण एक किताब खोलते हैं, उसमें अपने आप आग लग जाती है। तभी दादा प्रकट होकर पद्म भूषण को हवा में उठाकर पटकता है और बंगले के बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में बेसी बहुत उदास होती है कि उसकी वजह से पद्म भूषण को इतना कुछ झेलना पड़ा। राजू उसे हिम्मत रखने को कहता है और उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त भैरवी वहाँ आ जाती है और राजू पर सारे आरोप लगा देती है कि उसने नशे में उसे प्रपोज किया, किस किया वगैरह वगैरह। तभी पास खड़ी कार से बाकी सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। अब राजू सबके सामने कहता है कि उसके पास एक और आइडिया है। वो सबको याद दिलाता है कि पद्म भूषण ने क्या कहा था, सब कुछ दिमाग से करना होगा। राजू कहता है, सब अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि हम सब एक शिप पर बैठे हैं। शिप आगे बढ़ रहा है और हमें इसी सोच के साथ इस गेट के उस पार पहुंचना है। अब सवाल ये है कि क्या दिमाग की ताकत दादा की आत्मा को हरा पाएगी या अमावस्या की रात सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। राजू की बात सुनकर सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक अनीता सामने आ जाती है और सबके सामने अपने प्यार का खुलासा कर देती है। वो कहती है कि राजू उसे अपनी पत्नी की तरह प्यार करता है और उसी तरह रखता भी है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारी लड़कियां एक तरफ खड़ी हो जाती हैं और राजू से कहती हैं कि अब उसे सिर्फ एक को ही चुनना होगा। इसी बीच नेक्स्ट सीन में गंगा राजू के फोन से एक कॉल आता है। फोन पर आवाज होती है कि दादा की हालत बहुत खराब है और इसीलिए उसे दादी को वहाँ लाना होगा। लेकिन गंगा राजू को ये नहीं पता था कि दादा तो बहुत पहले मर चुके हैं। ये कॉल राजू ने नहीं बल्कि दादा ने अपनी माया से किया था। घबराकर गंगा राजू सीधे राजू की दादी के पास पहुँचता है और कह देता है कि राजू ने फोन किया था और दादा की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही दादी बेहोश हो जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि दादी को ब्रेन स्ट्रोक आया है। गंगा राजू ये सब राजू को फोन करके बता देता है। राजू घबराकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। जिस कमरे में दादी भर्ती होती हैं, उसके बाहर मौसी और गंगा राजू खड़े होते हैं। राजू उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग राजू को देख ही नहीं पाते। तभी राजू को समझ आता है कि वो असल में हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं है। उसका दादा अपनी माया से उसे ऐसा महसूस करवा रहा है। तभी दादा उसके सामने आकर अपना असली प्लान बताता है। दादा कहता है कि मरने से पहले वो अपने गुरु से मिला था। उसने गुरु से कहा कि वो बूढ़ा हो चुका है और इस शरीर को छोड़ना चाहता है, लेकिन दौलत को नहीं छोड़ना चाहता। गुरु ने बताया कि अगर उसकी पत्नी अमावस्या के दिन स्वाभाविक रूप से मर जाती है तो वो दोबारा जन्म ले सकता है और जब वो 6 साल का होगा तब उसे सब कुछ याद आने लगेगा। इसीलिए दादा ने राजू को दादी से दूर किया, दादी को सपनों में डराया और उसे हैदराबाद तक खींच लाया। ये सब सुनकर राजू सीधे खजाने वाले कमरे में जाता है और कहता है, अगर ये सब इस खजाने के लिए हो रहा है तो मैं इसे जला दूंगा। जैसे ही वो खजाने में आग लगाने लगता है, दादा उसके दिमाग में भ्रम डाल देता है। राजू को लगता है कि वो हॉस्पिटल में है और जो आग वो लगा रहा है वो दादी के पैर हैं। राजू तुरंत आग बुझा देता है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि ये सब माया है। उसे पद्म भूषण की बात याद आती है, खुद को खुद ही हिप्नोटाइज करो
और अपनी सोच को शिफ्ट करो। राजू आंख बंद करता है और खुद को उसी साम्राज्य में पहुंचा देता है जहां उसकी दादी महारानी गंगा देवी थी। वो दादी से कहता है कि एक मायावी रक्षक उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। दादी आदेश देती है, खत्म कर दो उसे। आदेश मिलते ही राजू फिर से खजाने में आग लगाने लगता है। दादा ये सब देखकर वहाँ पानी भर देता है और मगरमच्छ छोड़ देता है, लेकिन राजू उनसे लड़कर उन्हें मार देता है। फिर दादा उसे उसकी ही परछाइयों से लड़वाता है, जहाँ हर बार राजू को ही चोट पहुंचा रहा होता है। थोड़ी देर बाद राजू समझ जाता है कि ये परछाइयां पास रखे हुए स्टैचू से बन रही हैं। वो स्टैचू को आग लगा देता है और सारी परछाइयां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद दादा रेत का तूफान खड़ा करता है, लेकिन राजू वहाँ से भी निकल जाता है। अब दादा परेशान होकर अपने गुरु को बुला लेता है। गुरु बताता है कि राजू अपने चक्र खोल रहा है और अगर सारे चक्र खुल गए तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद दादा और उसका गुरु मिलकर एक विशाल मायावी रक्षक का रूप ले लेते हैं और राजू से उसकी सारी शक्ति खींचने लगते हैं। राजू कमजोर पड़ने लगता है। तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। दादी कहती है, तू धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तू खुद माँ दुर्गा का अंश है, तुझे कोई नहीं हरा सकता। ये सुनते ही राजू का 7वां चक्र खुल जाता है। वो पूरी शक्ति के साथ उस रक्षक को एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। दादा और उसका गुरु दोनों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में राजू नदी के किनारे अपने दादा का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन उसने अभी तक दादी को ये नहीं बताया था कि दादा मर चुके हैं। वो दादी को सच बताने के लिए फोटो दिखाता है, लेकिन दादी फोटो देखकर भी पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। मतलब दादा ने मरने से पहले भी अपनी माया से दादी के दिमाग से खेला था, लेकिन जैसे ही दादा का अंत होता है दादी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यही थी सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसी ही नई नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मूवी एक्सप्लेन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।